तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका संस्कृत का एग्जाम बचा हुआ है, इसके बाद आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और जो भी बच्चे एक्स्ट्रा विषय लिए होंगे ऐच्छिक में तो वो आप दे सकते हैं आगे भी संस्कृत के बाद, लेकिन आप लोग नहीं लिए होंगे तो वो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन लेकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। भैया मंगलम पाठ में कितने मंत्र है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखते ऑप्शन ए में है चत्वारः, ऑप्शन बी में है पंच और ऑप्शन सी में है सप्त और ऑप्शन डी में अष्ट। तो भैया आप लोग याद किए होंगे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, पंच बोलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मंगलम पाठ है प्यूसम द्वितीय भाग, ठीक है, द्वितीय भाग का ये पाठ एक है मंगलम पाठ। ओके, याद रखना। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, अभ्यास कर लो यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा प्रश्न कहता है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। भैया कहते हैं सत्य का मुंह जो है वो किस पात्र से ढका हुआ है। तो ऑप्शन ए में हिरणमय पात्र से और ऑप्शन बी में है मृण्मय पात्र से और ऑप्शन सी है रजतमय पात्र से और ऑप्शन डी में है ताम्र पात्र से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो भैया मैं आपको बता दूं, देखो, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिरणमय पात्र से। अब इसको समझो कि हिरणमय का मतलब क्या होता है। हिरणमय का मतलब होता है सोने का, ठीक है, यानी सोने के पात्र से क्या है, ये सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से। तो संस्कृत में आपको लिखना पड़ता है तो हिरणमय पात्र से, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। तो 3 कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महानतम ... और उसके बाद लिखा गया कि विदते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से किया गया है। तो यहाँ पे ये समझो कि ये जो चिन्ह देख रहे हैं इस प्रकार का एस की तरह जो है, इसको हम अ से उच्चारण करते हैं। किससे उच्चारण करते हैं, अ से उच्चारण करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, विदते अयनाय, यानी ये जो मंत्र है किस उपनिषद से किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से कौन इसका सही आंसर होगा। तो भैया मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर दिया गया है श्वेताश्वेत रोपनिषद से, ठीक है। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न देख सकते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे कहता है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो ऑप्शन ए में है अशोक के समय में, ऑप्शन बी में है मुगल वंश काल में और ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और ऑप्शन डी अंग्रेजों के समय में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो 4 का ऑप्शन सी द राइट आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक 5 लेते हैं। तो 5वां कहता है कि पाटल क्या है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में पुष्पपुर क्या है, पुष्पपुर और ऑप्शन बी में है कुसुमपुर और ऑप्शन सी में है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी में है पटना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी यानी पाटलिपुत्र पटना को ही कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आइए प्रश्न क्रमांक हम लेते हैं 6। तो 6 कहता है यहाँ पे कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, है ना। तो ऑप्शन ए में है गुप्त वंश काल में, ऑप्शन बी में है मुगल वंश काल में और ऑप्शन सी में है अशोक के समय में और ऑप्शन डी में है अंग्रेजों के समय में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 का वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गुप्त वंश काल में, राइट। आइए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो यहाँ पे 7 क्या कहता है देख लीजिए। 7 यहाँ कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है मुगल वंश काल में, ऑप्शन बी गुप्त वंश काल में और ऑप्शन सी मध्य काल में
और ऑप्शन डी अंग्रेजों के शासन काल में, है ना। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ ये पूछा जा रहा है। तो इसका देखो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्य काल में। क्या होगा? मध्य काल में, ऑप्शन सी करेक्ट राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, 8 यहाँ पे देख सकते वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा था, या मिथिला का मंत्री था, या मिथिला का राजकुमार, या मिथिला का संतरी था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला के मंत्री थे, है ना। ये राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। तो 9 यहाँ पे कहता है कि अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी, है ना। आलसियों के ऊपर चर्चा किया गया है इसमें कि अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी। तो ऑप्शन ए में आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, और ऑप्शन सी में है अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, या फिर डी में इनमें से किसी के लिए नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ओके, आइए प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। 10 कहता है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी, है ना। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी ये पूछा जा रहा है। तो मैत्रेयी को, या गार्गी को, या सुलभा को, या राम भद्रांबा को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भैया वह ऑप्शन ए मैत्रेयी को। आइए प्रश्न क्रमांक हम 11 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो ऑप्शन ए में याज्ञवल्क्य ने, ऑप्शन बी में है वान भट्ट ने, और ऑप्शन सी में है जनक ने, और ऑप्शन डी दंडी ने, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी द राइट आंसर, दंडी ने। ओके, आइए हम इसी प्रकार क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 क्या कहता है। 12 कहता है कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन ए 14वीं सदी, ऑप्शन बी है 8वीं सदी, और ऑप्शन सी है 9वीं सदी, और ऑप्शन डी 12वीं सदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया मैं बता दूं कि 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो 14वीं सदी, 14वीं सदी इज राइट आंसर। आइए 13वां क्वेश्चन लेते हैं। तो 13वां यहाँ पे देख सकते हैं। 13वां कहता है कि आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन? आधुनिक काल यानी मॉडर्न युग, मॉडर्न। ठीक है, तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो भैया यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में तिरुमलंबा, ऑप्शन बी में विजयांका, ऑप्शन सी में है सुलभा, और ऑप्शन डी में है पंडिता छमाराव। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका मैं बता दूं कि वो है पंडिता छमाराव। ओके, चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। तो यहाँ पे 14 देख सकते हैं, कहता है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? बताइए, वो भारतवर्ष के, या फिर स्वीडन के, या फिर बांग्लादेश के, या फिर पाकिस्तान के? पाकिस्तान को तो कभी गाएगा ही नहीं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भैया वह है भारतवर्ष के। किसके? भारतवर्ष के, है ना। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 15 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 कहता है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है ना। ऑप्शन ए धर्मों से, संस्कारों से, या कर्मों से, या धन से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया वो होगा संस्कारों से, है ना। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 16 की ओर। ओके, तो 16 कहता है कि नन्यन है। ठीक है, थोड़ा उच्चारण करो इसको, थोड़ा लंबे से देखो। सीमंतोन्नयन, ठीक है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ऑप्शन ए में है जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन बी में है शैशव संस्कार, ऑप्शन सी में है शैक्षणिक संस्कार और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग देखते चलिएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हो और कितना गलत कर पाते हो, है कि नहीं। आइए अब हम 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, यानी स्टूडेंट को क्या कहा जाता था। छात्र ये तो अभी कहा जाता है ना। ब्रह्मचारी होगा या धनुर्धारी होगा या अंतेवासी होगा। अंतेवासी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं भैया कि प्राचीन काल में जो शिष्य होते हैं उनको ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, ठीक है, ब्रह्मचारी बोले जाते हैं। ओके, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कहता है कि नीति सुलाकः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति सुलाकः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ऑप्शन ए में देख सकते हो दिया गया है, ऑप्शन ए में कि विदुर नीति से, उसके बाद है नीति शतक से, और उसके बाद है चाणक्य नीति दर्पण से, और ऑप्शन डी में है शुक्र नीति से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा विदुर नीति से। क्या होगा, विदुर नीति से। 18 का ऑप्शन ए विदुर नीति से। प्रश्न क्रमांक चलते हैं 19 की ओर। 19 देख लो। 19 कहता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, बताइए। शंकर था या शिव शंकर था या मूल शंकर था या उमा शंकर था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी मूल शंकर। क्या था भैया, मूल शंकर। अब उनका मूल शंकर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उनके जो जन्म हुए थे वो मूल नक्षत्र में हुए थे और उनके जो माता पिता थे वो शिव शंकर के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उनका नाम मूल शंकर रख दिया, है ना। क्योंकि उनका जो जन्म हुआ वो मूल नक्षत्र में हुआ तथा उनके माता पिता क्या थे, भगवान भोलेनाथ यानी शिव शंकर के भक्त थे, इसीलिए उनका नाम रख दिया गया मूल शंकर। आइए प्रश्न क्रमांक हम 20 की ओर चलते हैं। 20 कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तुलसीदास या व्यास या वाल्मीकि या कालिदास, है ना। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा भैया वो होगा ऑप्शन सी वाल्मीकि, है ना। ये जो कालिदास जी हैं संस्कृत के पिता इन्हीं को कहा जाता है, कालिदास को, और अंग्रेजी के पिता शेक्सपियर को कहा जाता है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं किसकी ओर, तो 21 की ओर। 21 दिया गया है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा जो है वो पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। यह है विष्णु शर्मा या नारायण पंडित या दंडी या क्या है वान भट्ट। बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नारायण पंडित, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 22 की ओर चलते हैं। 22 क्या कहता है, कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कर्णभार से, ऑप्शन बी वासवता से, ऑप्शन सी प्रतिमा नाटक से, और डी में है मृच्छकटिन से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कर्णभार से। कर्णभार इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 की ओर चलते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा जा रहा है। इसका देख सकते हैं ऑप्शन ए में है कपिल, ऑप्शन बी में है गौतम, ऑप्शन सी में है कनाद, और ऑप्शन डी में है क्या पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भैया वो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम। ठीक है, गौतम इज करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक चलते हैं 24 की ओर। तो 24 कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है भैया, पराशर की, और बी में है
चरक की, और ऑप्शन सी में है सुश्रुत की, और ऑप्शन डी में है आर्यभट्ट की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भैया मैं आपको बता दूं कि 24 का करेक्ट आंसर होगा आर्यभट्ट की। वाह क्या बात है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं 25 की ओर। 25 कहता है कि निर्मल क्या है, निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा। नी जोड़ मलम, या नी जोड़ मलम, या सी में नीर जोड़ मलम, या डी में है निस जोड़ मलम। इस पर ध्यान देना होता है कि सब तो एक जैसे मैच करते ही रहते हैं, लेकिन लिखावट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो निर्मल यानी 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना भैया, वो हो जाएगा ऑप्शन ए निही जोड़ मलम। ठीक है, ये ऑप्शन ए निही जोड़ मलम। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं किसकी ओर, तो 26 की ओर, है ना। तो ये हो गया 25 तो हो गया, 26 ले लेते हैं। 26 क्या कहता है। 26 कहता है कि पूषण क्या है, पूषण, पूषण जोड़, ये क्या है, पूषण जोड़ आफरीनु की संधि होगी। पूषण जोड़ आफरीनु की संधि होगी। पूषण आफरीनु, और बी में है पूषण पूषणपावृनु, और ऑप्शन सी में है पूषापावृनु, और ऑप्शन डी में है पूषणापावृनु, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो भैया मैं आपको बता दूं कि 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी पूषणपावृनु। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो दीर्घ ई, या फिर ए, या फिर य, फिर या फिर ऐ। तो करेक्ट आंसर इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा य। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न क्रमांक 28। तो 28 में कहता है कि जंतोर्निहितो क्या है, जंतोर्निहितो में कौन सी संधि है। जंतोर्निहितो में कौन सी संधि है। स्वर संधि, या व्यंजन संधि, या विसर्ग संधि, या पूर्व रूप संधि। इसका कमेंट आप लोग हमें कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना, 28 का। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।